आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ सोर्स ऑफ एनर्जी के तहत स्टडी करने चल रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से जो आज का टॉपिक है हमारा मेनली क्या है, कंट्रोलिंग ऑफ पॉल्यूशन काज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। मतलब फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा क्या पॉल्यूशंस होता है, अगर सपोज कीजिए पॉल्यूशंस होता है तो कैसे उस पर कंट्रोल किया जाए। क्या भी मतलब लास्ट वीडियोज में आपने देखा कि यहाँ पर सामान्य तौर पर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के विषय में स्टडी कर रहे थे। ये भी हमने बताया कि इससे लॉट ऑफ पॉल्यूशंस आज की डेट में हो रहे हैं, जो पॉल्यूशंस आज वर्ल्ड क्राइसिस बना रहा है। तो आज हम उससे कैसे प्रिजर्व करें, कैसे उसको हम एक्चुअली मतलब काउंट करें कि मीन्स कंट्रोल कैसे किया जाए पॉल्यूशंस पर, तो इस पर बात करते हैं। तो नाउ माय टुडेज टॉपिक इज कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन काज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। मतलब कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या वर्क किया जा सकता है, जो फॉसिल फ्यूल से आज लॉट ऑफ पॉल्यूशंस हो रहे हैं। तो नाउ फर्स्ट पॉइंट इज द पॉल्यूशन काज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक एज डीजल, पेट्रोल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जितने भी है, कोल, इन सब के द्वारा क्या हो रहा है, पॉल्यूशंस हो रहा है। उस पॉल्यूशंस को कैसे कंट्रोल करें, कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंबशन प्रोसेस। मतलब हम इसकी कंबशन प्रोसेस को इंक्रीज जो कर रहे हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। द पॉल्यूशन काज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा लॉट ऑफ पॉल्यूशंस हो रहा है। इनसे कंबशन प्रोसेस भी काफी इंक्रीज हो रहा है। आज के डेट में आप देख रहे हैं डे टू डे लॉट नंबर ऑफ व्हीकल्स निकल रही हैं, और जितनी भी व्हीकल्स हैं वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल से मैक्सिमम रन कर रही है। तो आज की डेट में देखा जाए तो सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कारण व्हीकल्स ही है। आल्सो बी यूजिंग वेरियस वेरियस टीचिंग टेक्निक्स। मतलब कि इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं। और वो टेक्निक्स क्या है, तो आल्सो आई एम सॉरी, आल्सो बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स to reduce the escape of harmful gases। मतलब इसके लिए कुछ हम टेक्निक्स यूज करते हैं जिसके माध्यम से हम हार्मफुल गैसेस को डिक्रीज करना चाहते हैं। पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन डिक्रीज कर सकते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ऑसेज इनटू द सराउंडिंग। और इसके साथ साथ इनके जो ऑसेज होते हैं, ऑसेज का मतलब सामान्य तौर पर क्या होते हैं कि मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, उनके साथ साथ कुछ चिंगारियां या कुछ इस तरह से मतलब पॉल्यूटेड एलिमेंट्स निकलते हैं। वो पॉल्यूटेड एलिमेंट्स ऑसेज के रूप में आते हैं। तो इनटू द सराउंडिंग्स, ये हमारे इन्वायरमेंट के चारों तरफ फैले होते हैं। अलोंग विद द डायरेक्ट यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसके साथ साथ हम फॉसिल फ्यूल्स का जो मैक्सिमम यूज कर रहे हैं फॉर वेरियस प्रोसेसेस लाइक कुकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। कुकिंग और ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी तमाम पॉल्यूशंस हो रहे हैं। इन पॉल्यूशंस को साथ में कैसे कंट्रोल करें, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं। दीज आर मेजरली यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अब हम क्या करते हैं कि इनको फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल्यूशंस कंट्रोल करने के लिए जो व्हीकल्स हैं, उन व्हीकल्स के द्वारा जो लॉट ऑफ पॉल्यूशंस या ऑसेज निकल रहे हैं, उनको हम कहीं एकत्र करके उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, या फिर कुछ इस तरह से वर्कआउट करें कि मीन्स जो पॉल्यूशंस हो रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आज की डेट में देख रहे हैं मैक्सिमम कंजप्शंस जो इलेक्ट्रिसिटी का है, उस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस के माध्यम से हम व्हीकल्स भी चला सकते हैं। व्हीकल्स में जिसमें आपके 2 व्हीलर, 4 व्हीलर्स एंड लॉट ऑफ व्हीकल्स में सभी आ जाते हैं, मोटर कार, ट्रक्स सभी आ जाते हैं। तो इन सभी पर हम एक कंट्रोल करने का जो टेक्निक्स अडॉप्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो, अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च करने का टॉपिक आ गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को जनरेट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जनरेट करने में कहने का मतलब कि हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, जहाँ पर हमारे ये सामान्य तौर पर फॉसिल फ्यूल्स यूज हो रहे हैं इन द केस ऑफ फ्यूल्स। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं
कि उन फ्यूल्स के बजाय हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें और उस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से व्हीकल को मतलब मूव कराएं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नाउ आई विल टेक सेकंड पॉइंट, द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप्ड बाय CO2 इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसके साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पॉल्यूटेंट्स का एक सबसे बड़ा कारण होता है. इसके द्वारा भी हमारे एटमॉस्फेयर में काफी हीटिंग होती है, जिसके कारण सामान्य तौर पर जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द अर्थ है वो प्रभावित होता है. तो अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जो हमारी है, एक तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, पॉल्यूशन के साथ साथ जो आसपास डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज हैं उन पर कंट्रोल करना, नहीं तो फिर अर्थ पर लिविंग स्टैंडर्ड डाउनफॉल करने लगेगा. तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पर देखते हैं द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द इंफ्रारेड रेडिएशन. इनके लिए प्रमुख कारण इंफ्रारेड रेडिएशंस भी हैं. ट्रैप्ड बाय CO2 इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके द्वारा सामान्य तौर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग के कारण निकलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जलाने के कारण पॉल्यूशन होता है. उसमें मैक्सिमम अमाउंट मीथेन के साथ साथ अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. द सन इज वेरी हॉट. सूर्य आप जानते ही हैं कि बहुत गर्म होता है. सो इट इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशंस. इसके कारण ये क्या करता है, ए लॉट ऑफ रेडिएशंस इमिट करता है ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, और बहुत कम दूरी पर. वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ. तो ये दूरी बहुत नजदीक होती है जिस पर मैक्सिमम इंफ्रारेड रेज रेडिएट होती हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड के लिए सबसे नुकसानदेह कारण बनती हैं. द अर्थ एब्जॉर्ब्स. अर्थ क्या करती है, उसको अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है द रेडिएशन एंड देन री इमिट, और उसको पुनः इमिट करने लगती है. री इमिट का मतलब पुनः से वो क्या करती है, हीट टेम्परेचर को बढ़ा देती है. तो जहां पर हमारी पॉपुलेशन रह रही है, यहाँ का टेम्परेचर आप कल्पना कीजिए कि मई के लास्ट में जो टेम्परेचर होता है, जून के फर्स्ट वीक में जो टेम्परेचर होता है, कितना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है. वहां पर लगता है कि जैसे सब कुछ जल रहा है. वहां पर आफ्टर 10 PM रहना मुश्किल हो जाता है. 10 to 4 का टाइम जो मेन हीटिंग टाइम होता है, जिसमें काफी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उस समय सामान्य तौर पर नॉर्थ इंडियंस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है. ऐसे अगर साउथ इंडिया की बात ले लें तो वहां पर तो टेम्परेचर बैलेंस होता है, क्योंकि साउथ इंडिया मेनली कहाँ पर है, समुद्र के किनारे है. तो जो समुद्र के किनारे हैं, नदियों के किनारे हैं, वहां का तो टेम्परेचर थोड़ा सा बैलेंस होता है. लेकिन जो अदर प्लेन पार्ट्स पर हैं, वहां पर अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है. इन प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए फिर क्या करती है, द अर्थ री इमिट्स बट द अर्थ बीइंग कूलर. मतलब कि इसके साथ साथ अर्थ सामान्य तौर पर क्या होती है, ठंडी होती है. इमिट्स रेडिएशन, वह रेडिएशन को इमिट करती है, मतलब रेडिएशन को इमिटेशन पावर में, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप उसको इमिट करती रहती है. रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ. इसके लिए लॉन्गर वेवलेंथ होना चाहिए. जबकि जो सन हमारा है, सन हॉट होता है, तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा गर्मी फैलाने की कोशिश करता है. और उनके साथ जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है वो हमारे शरीर में चर्म रोग फैला सकते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न तरह के रोग हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ऐसी चीजों पर कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है. दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय सर्टेन गैसेज, और ये कुछ निश्चित गैसों के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आप देखते हैं तो जो नदी में, समुद्रों में या अन्य कुछ जिग-जैग प्लेसेस पर पानी एकत्रित होता है, तो वहां पर जो पानी हीट टेम्परेचर के द्वारा, जो सन टेम्परेचर होता है, उससे इवेपोरेट होता है. तो वाटर इवेपोरेशन के द्वारा भी उसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो अगर देखते हैं तो वहां पर भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है. CH4 आप देख रहे हैं, CH4 मीन्स मेथेन होती है. तो मेथेन तो नियर अबाउट 97% तक
ये क्या करती है, ये सामान्य तौर पर सीएनजी में उपयोग होती है। और इसके साथ साथ जो इसकी बर्निंग स्टेटस है, वो बर्निंग स्टेटस जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेड गैसेज हमारे हीट टेम्परेचर मतलब अर्थ टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और इस अर्थ टेम्परेचर को इंक्रीज करना ही सबसे बड़ी चीज है लिविंग स्टैंडर्ड को प्रभावित करना। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज उसके होते हैं और इसमें जो गैसें काम आती हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। कि पहली बात तो इस घटना को हम समझ लें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। वो ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल गैसेज होती हैं उनका एक बैलेंस होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। अगर एटमॉस्फेयर में बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है तो जाहिर सी बात है लिविंग स्टैंडर्ड प्रभावित होगा। और इनको डिस्टर्ब करने का एक प्रमुख कारण फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल्स बर्न दे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मतलब इनके माध्यम से क्या होता है कि मीन्स जितने भी फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग स्टेटस को बढ़ाते हैं उतना ही हार्मफुल गैसें एनवायरनमेंट में तैरती रहती हैं और वो सामान्य तौर पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज जो एक्चुअली इसको एब्जॉर्ब करते हैं उनकी अगर बैलेंस स्टेटस डिफरेंट होती है तो उसके कारण एसिड रेन भी होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये जो गैसें काम करती हैं इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग और यही मेन तौर पर देखा जाए तो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं अप ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर काफी गर्म हो जाता है। और एटमॉस्फेयर काफी गर्म होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी सजीव प्राणी हैं, चाहे वो मानव हो, विभिन्न तरह के पशु पक्षी हों, कीट पतंगे हों, सभी प्रभावित होते हैं। और इन सारी चीजों को देख करके तो यही लगता है कि जैसे हम ये कहते हैं हमारी बॉडी में फीवर हुआ है तो ऐसे ही लोग उसके लिए क्या करते हैं कि अर्थ को फीवर हो गया है। तो अर्थ को फीवर हो गया है, इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज बैठ करके आपस में डिस्कशन करते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट को बैलेंस किया जाए। इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का एक ही तरीका रहता है कि हम फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम उपयोग करें। जितना हम उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं उतने ही हार्मफुल गैसें निकलती हैं और इन हार्मफुल गैसों को एब्जॉर्ब करने की क्राइटेरिया सीमित है। अब उस क्राइटेरिया में अगर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगा तो किसको झेलना पड़ेगा? यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको झेलना पड़ेगा, जो आदमी यहाँ पर है उनको झेलना पड़ेगा। विभिन्न तरह के रोग उससे उत्पन्न होते हैं। उन रोगों से बचने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम सामान्य तौर पर अर्थ टेम्परेचर को बनाने के लिए प्लांटेशन करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाएं और वो पेड़ पौधे इन कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के माध्यम से अपना स्वयं का भोजन बना लेते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। और इस तरह से जो हार्मफुल गैसें हमारे इन्वायरमेंट में एक मतलब लाइक एज ए पॉल्यूटेंट्स के तौर पर तैर रही हैं उनका एब्जॉर्प्शन पेड़ पौधे कर लेते हैं और बदले में वही पेड़ पौधे, वही प्लांट हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस देते हैं। अभी आपने देखा कितना बड़ा यूज था कि अभी कोरोना काल में सामान्य तौर पर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत हो रही थी और गवर्नमेंट को आनंद फानन में डिफरेंट प्लेसेस पर लॉट ऑफ ऑक्सीजन प्लांट व्यवस्थित करना पड़ा। नहीं तो मानव संपदा के लिए एक बहुत बड़ा संकट आ गया कि लोगों का जान बचना मुश्किल हो जा रहा था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो हमारा जो ये बैलेंस है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं या पॉल्यूटेड गैसें इन्वायरमेंट में तैर रही हैं, इनको कंट्रोल करना और इनको कंट्रोल करने के लिए एकमात्र विकल्प हमारे पास प्लांटेशन है। और साथ में फॉसिल फ्यूल्स का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बर्निंग है उसको डिक्रीज करना होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नाउ आई विल टेक थर्ड पॉइंट इन थर्मल पावर प्लांट। अब हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं। थर्मल पावर प्लांट हमारे लिए क्या करते हैं? मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के साथ साथ हमारे जो कोल्स हैं या फॉसिल फ्यूल्स के अन्य मतलब कंपोनेंट्स हैं उन्हीं के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी
प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा कि फॉसिल फ्यूल्स का जो बर्निंग स्टेटस है वो डाउन करेगा। इसके कारण हमने यहाँ पर बात किया तो इन थर्मल पावर प्लांट फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड। फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं, बर्न्ड, जलते हैं, टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, जिसके कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मतलब ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स। और इसके बाद फिर व्हिच इज इन टर्न कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके साथ साथ ये जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, आफ्टर द बर्निंग दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि मतलब इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में आपने देख ही लिया कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही पूर्णतया डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं, ओनली वी कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स का मतलब कि जब संसाधन जो सामान्य तौर पर ईंधन है वो जलते हैं, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज डन इन पावर स्टेशंस। पावर स्टेशंस पर जब इनको हम जलाते हैं, किसको, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज डन इन पावर स्टेशंस टू हीट अप वाटर। तो वह पानी को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, टू प्रोड्यूस स्टीम, जिसके कारण स्टीम बनने लगती है, भाप बनने लगता है। और ये भाप एनर्जी का एक संसाधन है, उसी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो दिस फर्दर रन्स द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और यही टरबाइन को चलाने का प्रमुख कारण बनते हैं। जो हम वाटर को हीट किए और हीट करने के बाद वो क्या बन गया, ए लॉट ऑफ स्टीम के रूप में। तो ये टरबाइन को रोटेट करने का काम करते हैं और यही रोटेशन ऑफ टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम। मतलब इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम इज not well achievers in comparison that thermal power। तो ऐसी कंडीशंस में देखते हैं कि यहाँ पर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन है, मतलब कि हम उसको क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, इज मोर एफिशिएंट, बहुत ही फायदे की चीज होती है, देन ट्रांसपोर्टिंग कोल। जितना ट्रांसपोर्ट करने में कोल को ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, उससे कम पैसे में हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, मतलब ट्रांसमिशन कर देते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना एक कॉमन सी चीज है। और इन अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन ऑफ स्प्रेडिंग पावर, तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी इज मोर चीपर देन द ट्रांसपोर्टिंग द पेट्रोलियम एंड कोल। तो सेम कंडीशंस में हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर मेनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर कोल और ऑयल फील्ड्स। तो ऐसी कंडीशंस में हम ऑयल फील्ड्स या कोल माइंस के आसपास हम ज्यादा से ज्यादा थर्मल पावर को सेटअप करते हैं, जिसके माध्यम से लॉट ऑफ अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद आफ्टर द वायर हम उनको ट्रांसमिशन करते हैं। तो ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज वेरी चीपर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अभी आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स को जितना ही हम जलाते हैं उसमें विभिन्न तरह की हार्मफुल गैसें निकलती हैं। वो हार्मफुल गैसें हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, जिससे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो प्रभावित होने लगता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑर्गन्स जो होते हैं पॉल्यूटेंट्स, वो हमारे इन्वायरमेंट में तैरते रहते हैं। और जब रात के समय टेम्परेचर डाउन होता है तो आफ्टर द कंडेंसेशन वो फिर क्या करते हैं, एसिडिक रेन करते हैं। तो एसिडिक रेन मतलब कि वो अम्लीय बरसात करते हैं, और वही अम्ल, वही पॉल्यूटेंट्स, वही हार्मफुल गैसें जब वो सामान्य तौर पर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं तो वह हमारे शरीर पर पड़ती हैं अगर हम ओपन स्पेस में सो रहे होते हैं। तो जिसके कारण हमारे शरीर में विभिन्न तरह के चर्म रोग उत्पन्न होते हैं, और ये चर्म रोग हमारे लिए कितने घातक हैं वो आपको मालूम ही है।
तो विभिन्न तरह के चर्म रोग हुए, कैंसर हुए या बहुत सारी बीमारियां इससे फैलती हैं। तो इन सारी चीजों से बचत के लिए हमने क्या किया कि सामान्य तौर पर कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए। और द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, फॉसिल फ्यूल्स को धीरे धीरे स्टेप डाउन करेगा। उनकी जो एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी को हम इलेक्ट्रिसिटी से लें और फॉसिल फ्यूल्स का जो हमारा कंजप्शन था वो कंजप्शन धीरे धीरे कम होने लगे। दूसरी चीज कि इसके साथ साथ हमने कहा कि प्लांटेशन इज द बेस्ट रिसोर्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर। साथ में इसमें हार्मफुल गैसों को एब्जॉर्ब करने का भी तरीका प्लांटेशंस में ही है, क्योंकि आपको मालूम ही है प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, स्वस्थ रहते हैं और साथ में वो बदले में हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। लेकिन जिस स्तर से इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप किए जा रहे हैं उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो प्लांटेशन ना के बराबर हो रहा है। तो ये इन्वायरमेंट को बैलेंस नहीं करते और जब इन्वायरमेंट डिसबैलेंस होगा तो उसका खामियाजा लिविंग स्टैंडर्ड को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स का जो एक बेटर रिसोर्स था ट्रेवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, अब उसको हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे सपोज कीजिए हमारी कोई आवश्यकता है तो दिन प्रतिदिन वो बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। तो अब उसको बढ़ रही है तो उसके अल्टरनेट चॉइस हमें तलाशने होंगे। तो अल्टरनेट चॉइस में क्या आता है कि भाई फॉसिल फ्यूल्स के अलावा हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ावें और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मशीनों को चलावें, कारखानों को चलावें, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको चलावें। आप अपने घरों में देखते हैं एक छोटा आइटम मिक्सी से लेकर के और टीवी, कूलर, फ्रिज, इसके साथ साथ आप एसी या जितने भी आपके मतलब टूल्स हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में सामान्य तौर पर फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कम करना है और इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देना है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देने के लिए सामान्य तौर पर थर्मल पावर कॉर्पोरेशंस का विभिन्न प्लेसेस पर सेटअप करते हैं और साथ में ये देखते हैं कि मीन्स लो कास्ट में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें मिले। तो ऐसी कंडीशन में कोल माइन या अन्य प्लेसेस पर जहां पर आयलिंग वगैरह के मिनिमम रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं थर्मल पावर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऐसे प्लेसेस पर हम थर्मल पावर सेटअप करते हैं और हमारा पूरा कोशिश ये रहता है कि मीन्स अर्थ इन्वायरमेंट को बैलेंस करना। और अर्थ इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि सामान्य तौर पर हम फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम उपयोग करें, उसके बदले इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा उपयोग करें और साथ में प्लांटेशन करें। साथ में इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांटेशन करें, जिससे हमारा इन्वायरमेंट स्वस्थ हो और इन्वायरमेंट स्वस्थ होगा तो जाहिर सी बात है हम स्वस्थ होंगे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करके और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज उनको सेटअप करें, ये हमारे फ्यूचर के लिए फायदेमंद होगा। और इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के विषय में चर्चा करेंगे। और मेरा ये मानना है कि इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज इंक्रीज हो रहा है और नॉलेज इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप भी हमारा प्रोत्साहन करते रहें, तो हम भी इससे अच्छा से अच्छा वीडियो आपको बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।